नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट देने की बात कही। वहीं आज दिल्ली में हाई लेवल बैठक का दौर जारी है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की, जो करीब 20 मिनट तक चली। सूत्रों की माने तो बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों पर चर्चा की। उसके बाद सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक हुई है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इस बैठक में रक्षा, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों पर विचार विमर्श किया गया है। इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सीसीएस बैठक में सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी बॉर्डर बंद करने और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे फैसले लिए गए। अब माना जा रहा है कि भारत सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकता है, जैसा कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में देखा गया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का संकल्प अटल है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। इन बैठकों से साफ है कि भारत पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए तैयार है। इस बीच भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में बदलाव किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे। बोर्ड में तीनों सेनाओं के रिटायर्ड अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। मोदी जी सब अधिकारियों को अपने विवेक के साथ काम करने का मौका देते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सेना को भी अपने विवेक के साथ कार्रवाई करने का मौका दिया है। और देखना सेना कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाती है, ये सारा विश्व देखेगा। आज देश का जनमानस जिस प्रकार से उद्वेलित है पहलगाम की घटना को लेकर, और आम लोगों के मन में है कि पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे सिंधु जल समझौता को निलंबित करने का मामला हो, चाहे पाकिस्तानियों के वीजा समाप्त करने का मामला हो, और अब बार बार जिस प्रकार से सीमा पर समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान कर रही है, ऐसे में कल जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इससे निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल, सेना मजबूती से काम कर पाएंगे। पर कांग्रेस की मानसिकता तो देश के सामने उजागर हो गई कि कैसे कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, आतंकवादियों की भाषा बोलती है। ये बार बार परिलक्षित हुआ है और इस बार भी वही परिलक्षित हुआ है। पोस्टर को हटा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो हट नहीं रही है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसे ही लिपापोती करती है और ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता बार बार उजागर होती है, कैसे वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कैसे वो आतंकवादियों की भाषा बोलते हैं। ये बार बार उजागर होता है। वेणुगोपाल जी के परिपत्र जारी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का स्वागत और सत्कार करते हैं, जिसमें सेना को खुली आज़ादी है कि वो कब, कहां और किस तरह से प्रहार करती है। कांग्रेस के कुछ बड़बोले नेता अपनी भी पार्टी का और देश का भी माहौल खराब करने पर लगे हुए हैं। ये समय एकजुटता दिखाने का है, सेना के प्रति भी और सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी कदम के प्रति।
और इस अहम मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत झा साहब आपसे करेंगे। झा साहब, देखिए, प्रधानमंत्री की बात करें तो सेना को भी पूरी छूट दे दी गई है कि पूरी तरीके से कार्रवाई करें, जो एक्शन लेना है लें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं। इसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं, समझेंगे आपसे। दो अलग अलग चीजें हैं जो कि प्रधानमंत्री ने कल रात में डिसीजन लिया हुआ है जी। एक तो उनको तीनों सेनाओं द्वारा और एनएसए द्वारा ब्रीफ दी गई है कि हम किस तरह से तैयारी हमारी है और हम किस तरह से इसको डील करने की सोच रहे हैं। ये उन्होंने फीडबैक दी है, क्योंकि जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी 23 तारीख को, तो हर डिपार्टमेंट्स को एक माइलस्टोन दिया गया था कि आपको कहाँ रहना है, आपको कितना सारा कुछ करना है। तो ये एक थी। और दूसरी, मुझे लगता है कि आज के दिन की जो सरकार है और सेना है, वो इस चीज से काफी समझ उसकी बहुत आगे तक की है कि जो गलतियां, छोटी छोटी गलतियां जो 1971 में हुआ था, वो दोहराई नहीं जाए। मसलन मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब भारतीय सेना बांग्लादेश को आजाद करने में लगी हुई थी, तभी पाकिस्तान ने हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे स्ट्राइक किया था और ये सरप्राइज अटैक था। इसमें वायुसेना की और सेना की काफी क्षति हुई थी। हालांकि वायुसेना ने उफ तक ना की, हमारी सेना ने उफ तक ना की, और फिर पाकिस्तान को रौंद दिया यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में भी। लेकिन वो जो नुकसान हुआ था वो फिर से ना हो, इसीलिए कल रात में प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेनाओं को हाथ खोल दिए हैं कि अगर कोई ऐसी एक्सीडेंसी होती है जिसमें कि हमारे ऊपर में कोई प्रीएम्प्टिव अटैक करता है, सरप्राइज अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके हाथ खुले हुए हैं, आप जितना उसको करना है सब करो, उसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, वहां से जंग की शुरू होगी। फिर तीनों सेना जो है वो अपना अपना काम करने में लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है। अभी जो मसला है जो कि हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं, ये है उन आतंकियों को, उन जिहादियों को लेसन सिखाने की, जिन्होंने के या तो पहलगाम में आके काम किया था, अपनी हरकत दिखाई थी, या उससे पहले भी 1 साल तक ले लीजिए, छिटपुट घटनाएं जम्मू कश्मीर में होती रही हैं, जिसमें कि सेना के काफिले पे हमला किया गया है, सेना के लोगों को मारा गया है, जिसमें वहाँ की जो टारगेट किलिंग हुई है, जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको चुन चुन के मारा गया है, ये भी हुआ है। तो अगर आप हमारे जितने भी आपके डिफेंस एक्सपर्ट होंगे आपके चैनल के, अगर उनकी पिछले 2.5 साल की जो वक्तव्य है अगर उसको देखें, तो हम लोग सब एक ही चीज बार बार सरकार को आगाह कर रहे थे कि आज के दिन पिछले 2.5 साल से एलओसी के दूसरे तरफ में लगभग 28 से 36 जो लॉन्च पैड्स हैं वो लबालब भरे हुए हैं जिहादियों से। उसको प्रोएक्टिवली अटैक करें। और यही वो लोग नहीं कर रहे थे, और हम लोग बार बार ये आगाह कर रहे थे कि मान लीजिए आपकी अभी पॉलिसी है कि अगर कोई अंदर घुसेगा तो हम उसको मार देंगे, लेकिन अगर 10 अंदर घुसे और आपने 7 या 8 को मार भी दिया, तो वो जो 2 बचेंगे वो अपना काम करके अपना काम ले लेंगे, और फिर उसके बाद उनको पब्लिसिटी मिल जाएगी। उनको तो वहाँ पे ऊपर में कोई उनके लिए बैठा हुआ है जो उनको 72 हुरैन देता है, लेकिन हमारे जो लोग मारे जाएंगे उनकी जिंदगियां कितनी कीमती हैं, ये चीज हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे थे। और इसी तरह की कोई अब सरप्राइज ना हो, इसलिए जो सेना के हाथ खोल दिए गए हैं कि अब नेवी जो है वो अरेबियन सी में वो अपने आप को डिप्लॉय कर रही है, आर्मी अपना पोजीशन ले रही है, एयरफोर्स वो अपना टारगेट एक एक करके चुन रही है, स्ट्रेटेजिक कमांड उनके पास में ये मैंडेट दी गई कि क्या क्या आपको करना है। मैं नहीं जानता हूँ, और अगर मैं जानूंगा भी तो मैं टीवी पे तो कभी नहीं बात करूंगा इसके बारे में। तो ये सारे जो मैंडेट्स दिए गए हैं, इसी की रिव्यू लास्ट नाइट में हुई थी, और आज जो सीसीएस की मीटिंग हुई है इसमें एक कोई बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि इसके अगर मान लीजिए इन जिहादियों के ऊपर में जब अटैक होगा पाकिस्तान में, और अगर हमारी जो समझ है पाकिस्तान की पिछले बार की बालाकोट की, तो बालाकोट अटैक के बाद पाकिस्तान के कुछ जो एयरक्राफ्ट थे वो हमारी एयर स्पेस में आके उन्होंने कहीं कहीं पे बॉम्ब गिराने की कोशिश की थी। हालांकि वो बॉम्ब कहीं खेत में गिरे, कहीं जंगल में गिरे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हिमाकत तो की थी।
तो इस बार वो हिमाकत ना करे, इसलिए ये जो हाथ खोले गए हैं कि आप अपनी सारी चीजें एकदम बिल्कुल दुरुस्त रखिए, वो हिम्मत ना करे, और अगर हिम्मत करे तो फिर उसको धूल चटा दिया जाए। जी ये चीजें कल रात में हुई हैं, और आज आप भी जानते हैं मोदी जी को, मोदी जी का दाहिना हाथ नहीं जानता है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। तो ये जो सेना के हाथ खोले जी गए हैं, ये प्रोएक्टिव, जो अगर कोई हिमाकत करे उसके लिए जी अभी खोले गए हैं। और सेना जहां भी स्ट्राइक करेगी, आप ये मान के लेके चलिए कि मोदी से कंसल्टेशन के बाद, सारे इनपुट लेने के बाद, और उसके बाद जहां पे जो भी होगा, मोदी जी वहां पे बैठे रहेंगे। जी तो वो घड़ी अभी नहीं आई है जी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि अभी वो घड़ी नहीं आई है, लेकिन तैयारी अपने तरफ से दुरुस्त है। ठीक है। मोहम्मद अमीन जी, आपके पास आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब से आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को भी खुली छूट दे दी। क्या आपको लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हो सकती है? इसके लिए तैयारी चल रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे तो। अमीन जी, अभी आवाज आ रही है आपको ठीक से? अमीन जी सुन पा रहे हैं मुझे आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जी जी आ रही, आवाज आ रही जी। मेरा ये कहना है जी। कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं, और उन्होंने हमेशा ही हर चीज का धैर्य से काम किया है, और ऐसा परिचय दिया है अपना कि ये दुनिया देखती है। जैसे आपने देखा उससे पहले हुआ था जी। और उसके बाद उरी हुआ, ये दोनों हमले में जवाब दिए गए उनको, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि उन्होंने इसको इतना सीरियस किया है, उन्होंने समझा कि हमारा जो देश है वो पहले राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद उसकी सुरक्षा प्रथम है। उन्होंने इमीडिएटली अपना दौरा वहाँ से देश से कैंसिल करके यहाँ पर आए। एयरपोर्ट पर मीटिंग के अधिकारियों के साथ में मीटिंग का दौर चला आ रहा है, आप देख रहे हैं। और उन्होंने अपने प्रादेशिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया, जिसका नतीजा है आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ न तो अफगानिस्तान है जिसके पड़ोस में है, मुस्लिम कंट्रीज कहलाता है। और यहाँ तक सवाल है उसका, आप देख रहे हैं टर्की को डिनाई किया है। और आप देखिए कि उज्बेकिस्तान था, वो भी इनके फेवर में था, लेकिन वो भी इनके अगेंस्ट चला गया है। अब जहाँ तक सवाल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ की बुराई हुई है और इनको कंडेम किया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंडेम किया गया। आज देखिए, क्योंकि उनकी कल की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने देखिए हर एक को, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो अपने पार्टी के हेड हो, जिसमें कि आप देखेंगे कि संघ प्रमुख को भी बुलाया गया और उनसे भी चर्चा की गई इस मुद्दे पर कि देश राष्ट्र के मामले में क्या किया जाए। और उसका करने का नतीजा ही आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से रखी है बात को कि हर स्टेप को लिया है, चाहे वो विरोधी दल हो, चाहे देश की जनता हो और अधिकारी हो। देखिए, कल बात करके उन्होंने तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों को ही फ्री छूट दे दी कि आप देखिए, आप राष्ट्र हित में जो भी काम लेंगे या निर्णय लेंगे उसको माना जाएगा, और आप मैं समझता हूँ समझदारी से निर्णय लेंगे। आज भी मीटिंग हुई है, इसके बाद CCA की मीटिंग हुई है, इकोनॉमिक अफेयर्स की, उसके बाद CCPA की हुई है, RMD अफेयर्स की, और उसके बाद कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है, जिसमें सभी चीजें डिस्कस की गई हैं, हर एक से बताया गया है, स्थिति का अवलोकन किया गया है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के बाद जब डिसीजन पहले लिए गए थे, उसमें उन्होंने मेडिकली उड़ा दिया, उनको आर्थिक तौर पर उड़ा दिया, और उनका पानी भी हमने बंद कर दिया, समझौता उनका जो है सस्पेंड कर दिया गया। अब उन्होंने अपनी तरफ से चाल चली थी। अब देखिए, इनको पाकिस्तान को रात में नींद नहीं आ रही है। उनके सूचना मंत्री जो है रात में उठ के कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रात को 2 बजे, और कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हिंदुस्तान हमला कर सकता है किसी भी समय 38-48 आवर्स में। क्या दर्शाता है? इनको दर्शाता है इनको भय व्याप्त है और कुछ नहीं है। और यहाँ देते रहते हैं, चाहे वो भुट्टो, और सब ने अपने परिवारों को विदेशों में शिफ्ट कर दिया है, चाहे वो कनाडा है, चाहे हो UK। ये बहुत बड़ी चीज है देखने वाली, तो अपनी तरफ से वहाँ का शिकार है पाकिस्तान, और हमारे देश से क्या एक्शन होना है वो देखने वाला सीन है। उसको हर आदमी वेट कर रहा है, जनता वेट कर रही है, और सब देश के नागरिक वेट कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोगों का असेसमेंट चल रहा है कि ये हिंदुस्तान करने वाला है। जी, संदीप चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? संदीप चौधरी जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप?
हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप चौधरी जी, देखिए जो भारत में जो बैठकों का दौर जारी है, क्या बैठकों के बाद भारत की जो रक्षा नीति है, क्या इसमें भी कोई बदलाव आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चीजें कवर करने की कोशिश हो रही है कि ऐसी जो घटनाएं हैं इनको रोका जाए, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं देश को भी हिला देती हैं, सरकार को भी हिला देती है और सरकार की इमेज भी इसमें डाउन होती है। सरकार की जवाबदेही होती है तो आपको सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है कि आने वाले समय में ये चीजें रिपीट ना हो, तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, किसी न किसी ऐसे एंगल पर काम करना पड़ेगा कि इन घटनाओं को रोका जा सके। अगर कोई आतंकवादी देश के अंदर आता है तो फिर वो बचकर वापस न जा सके, क्योंकि ये बड़ी शर्मनाक चीज है। जहां हम एक तरफ अपने आप को विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जहां हम अपने आप को एडवांस होने की बात कर रहे हैं, जहां हम अपने आप को मजबूत होने की बात कर रहे हैं, और वहां कोई 300 किलोमीटर अंदर हमारे देश में आता है, हमारे लोगों को मार के सुरक्षित वापस चला जाता है, और हमारी न जांच एजेंसियों को पता चलता है, न हमारी सरकारों को पता चलता है, सब हाथ पे हाथ रह जाते हैं। बाद में हम पैड पीटते रहते हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और वो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान से आए थे तो वो पाकिस्तान जिंदा वापस चले कैसे गए? इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं है। जी बीएन झा जी, आवाज आ रही है आपको? झा साहब सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी हाँ झा साहब, आपके पास आएंगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी है कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ बयान आते हैं कि हम जंग करने के लिए तैयार नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी भारत के साथ विवाद हो, हम सक्षम नहीं है, जो इकोनॉमी है वो भी इतनी अच्छी पाकिस्तान की नहीं। तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान सोच रहा है, अभी से उस पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है? जी हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब से आप देख लीजिए 2 CCS की मीटिंग हुई है जी, आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो CC है, कैबिनेट कमेटी है, उसकी मीटिंग हो रही है, इकोनॉमिक कमेटी की मीटिंग जी। मतलब भारत ये मान के चल रहा है कि हम जो स्टेप लेने जा रहे हैं जी, वो काफी बड़ा स्टेप है, और कहीं पाकिस्तान की हिमायत की मिलिट्री अटैक करने की हमारे ऊपर में जी। तो इस जो भी परिणाम होंगे हम तो झेलेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान को भी मजबूर कर देंगे अपने घुटने पे आने के लिए, हम भी झेलेंगे। तो इसके लिए ही ये सारी जो मीटिंग हो रही है कि सबों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, जितने भी एक्सपर्ट्स ग्रुप्स हैं सबको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। अगर ये वॉर, ये देखिए आज का भारत जो है वो थोड़ा अलग है। पहले एक समय था जो जब हम सारे आर्म्स एम्युनिशन जब हम बाहर से मंगाते थे तो उनके एम्युनिशन जो होते थे हमारे पास में किसी भी जंग को लड़ने के लिए एक समय में 7 से 10 दिन का स्टॉक होता था। अगर वो जंग जी हमें जहां से एम्युनिशन वहां आज से जी 4 साल पहले जरूर ये न्यूज कवर किया होगा कि हमारे जितने ऑर्डिनेंस स्टोर्स हैं, ऑर्डिनेंस डिपो हैं, सबको एक रीशेप किया गया है कि हमारे जिस भी आर्मामेंट के, चाहे वो आर्टिलरी के हो, चाहे तोप के हो, या नेवी के एयरक्राफ्ट के हो, या फिर एयरक्राफ्ट हमारे एयरक्राफ्ट के हो, जो भी एम्युनिशन की जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पे देश में बनेगी। तो ज्यादातर जो आज के जो एम्युनिशन हैं वो देश में बन रहे हैं, और इसको हम सस्टेन कर सकते हैं महीनों। और वही चीज देखिए जिससे रशिया कर रहा है, रशिया 3 साल से युद्ध झेल रहा है और वो किसी से और कुछ एम्युनिशन नहीं मंगवाया है, वो एम्युनिशन अपने यहाँ पे पैदा करता है। तो ये कैपेसिटी आज के दिन के भारत के आर्म फोर्सेस को है। हाँ, कुछ एक जो स्पेसिफिक एम्युनिशन हैं जो कि किसी खास देश के इक्विपमेंट में या वॉर मशीन में लगते हैं, वो वहां के हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन लगभग 90% जो हमारे आज के दिन में जो वॉर इक्विपमेंट है उसके एम्युनिशन यहाँ पे बनते, तो वहां पे हम सशक्त हैं। दूसरी चीज, ये पाकिस्तान अभी जो भी कर रहा है, ये मतलब एक बच्चा जब बौखला जाता है तो उसको वो क्या क्या कर सकता है वो चीज कर रहा है। अभी जो हमारे पिछले प्रवक्ता कुछ बोल रहे थे, देखिए आज का समय वो नहीं है कि हम अपने में क्या कमी है उसकी हम बात करें। हमारी कमी है, भारत ने एक निर्णय लिया है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो हमारी जो भी कमी है वो आने वाले दिनों में, महीनों में वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि आज के दिन में हम जो पब्लिक डिबेट में इसके ऊपर में कोई चर्चा करें। मैं नहीं समझता हूं कि ये जस्टिफाइड होगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकी यहाँ आते हैं वो कैसे चले आते हैं, तो हम और आप सब जानते हैं
कि उन आतंकियों के एक इकोसिस्टम यहाँ पे है जो कि उनके आका बनते के हैं या उनको सपोर्ट देते हैं या उनको सहायता करते हैं या उनको अपने यहाँ बसा देते हैं। तो मैं तो कश्मीर में था 1990 में, मैंने उन दिनों में देखी हुई है कि उनका एक निकाह मुत्ता होता है जी, उसमें जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते थे, कुछ लोग अपने ही घर में उसको रखते थे, अपनी बेटी या बहन या जो भी होता था उससे उसको निकाह मुत्ता में शादी कराते थे। तो वो जो आतंकी था वो हमारे देश में यहाँ पे बैठ के वो बच्चे भी पैदा करता था और यहाँ पे जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके ऊपर में अटैक भी करता था। ये भी हमने देखे हुए हैं। आज का भारत काफी सशक्त है, आज की वो हालात नहीं है, लेकिन अभी भी हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंटी इंडिया काम कर रहे हैं और उसी के पीछे पिछले 5-6 दिन से जो आप सुन रहे हैं कि कश्मीर के अलग अलग प्रांत में या और भी प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई हो रही है, उनकी गतिविधियां हटाने के वही चीज हो रही है। तो इससे हमें सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन इसको नजरअंदाज कभी नहीं करना। लोग कहते हैं कि अब तो आपके पास में राष्ट्रद्रोह वाला कानून चला गया। मैं कहता हूं कि आज के दिन में जो भी कानून एप्लीकेबल है, भारतीय न्याय संहिता, इसके जो सेक्शन 150 है वो आपको देशद्रोह की जो जितनी सबसे बड़ी जो ये पनिशमेंट होती है वो देने के लिए सक्षम है। इसका उपयोग करें। जो भी आज के दिन में भारतीय सेना, भारतीय सरकार, मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूं, उसको अगर किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो ये देशद्रोह है। भारत उसको बंद कीजिए, धारा 150 के अंदर बंद कीजिए और फिर उसको सड़ने दीजिए वहां पे, क्योंकि आज के दिन में हम लोग खड़े हैं ऐसे जगह पे जहां पे कि हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के हम देख रहे हैं कि वो आगे क्या करने जा रहा है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भारत कभी लड़ाई के लिए कोई पहल नहीं किया हुआ है। भारत हमेशा से शांत के लिए रहा है, लेकिन ये जिहादी हमें आराम से जीने नहीं देंगे, शांति से जीने नहीं देंगे अगर ये हमारे सिटी में रहेंगे। तो इसीलिए जो ये स्टेप लिया जा रहा है, इसीलिए लिया जा रहा है। ठीक है, अमीन जी आपके पास आएंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए भारत की ओर से जो सैन्य कार्रवाई की संभावना पाकिस्तान को लग रही है, क्या उससे पाकिस्तान भी कोई अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है? जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो घबराया हुआ है। हमारे देश की जो चल रही है, मीटिंग चल रही है और जो अग्रीमेंट कर रहे हैं हम, और हमारी सेनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो, सभी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। इस बात से तो घबराना है ही पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जो है सोच ये रहा था कि हम हिंदुस्तान को काट लेंगे, दौड़ दे देंगे, लेकिन दौड़ दे नहीं पाया, इसलिए कि हमारी सेनाएं सतर्क हैं और पहुंच गई अपने ठिकाने पर और उसको हम सबक सिखाने के लिए सक्षम है। बस ये चूक हो गई है, जब हमारे विश्लेषक कह रहे थे कि वो आए और आकर चले गए, एक ये चूक हो गई है। और चूक के लिए ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने इस बात को माना है कि हमारे उससे जांच हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ किया जाएगा जो वहाँ पर एग्जीक्यूट किए जाते, चाहे वो आर्मी के रहे हों, चाहे वो वहाँ से जेएस के पुलिस के रहे हों, उन पे हमारे एजेंसीज के रहे होंगे, उन पे एक्शन होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको तो हमारा इंटरनल मामला है, विश्लेषक जी को बता दूं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान बिल्कुल अंदर से हिल चुका है। मैं पहले ही बता रहा था कि उसने अपनी फैमिली परिवारों को भेज दिया है और अपनी बंकरों में घुस गए हैं। उनके जो कमांडर्स हैं, उनके जो चीफ हैं, सब कुछ तो इस्तीफा दे गए हैं या कुछ इस्तीफा देने के कगार पर हैं या छोड़ने की तैयारी कर रहे हो, जो छोड़ना चाह रहे हैं एयरफोर्स को। तो इसलिए देखा जाएगा कि हताशा का शिकार हो चुका है, पानी बिल्कुल बंद हो गया है। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने के लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं वियना कन्वेंशन के थ्रू पानी अपना खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है अमित जी, समय कम है, संदीप चौधरी जी के पास जाएंगे। संदीप चौधरी जी, देखिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आपने कहा था कि जब आतंकवादी पाकिस्तान से आए फिर वो कहाँ चले गए। कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं, अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमें सभी सवालों पे बात करनी पड़ेगी। हमें इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो आतंकवादी संसद भवन के अंदर कैसे घुस गए।
जब मोदी जी की सरकार थी तो पुलवामा अटैक, इतना बड़ा अटैक, हमारे इतने फौजियों की जान कैसे चली गई। और अब ये पहलगांव वाली घटना है। इससे पहले आपने देखा जब बीजेपी की सरकार थी तो अक्षरधाम मंदिर वाला केस हो गया था। मैं किसी सरकार को दोषी नहीं करना चाहता, कांग्रेस के समय में भी इस तरीके की चीजें हुई हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह को भी इस चीज पर घेरा था कि आप अमेरिका की तरफ जाते हो और हमें पाकिस्तान जाना चाहिए जब आतंकवादी वहां से आते हैं। तो हमें इस देश की चीज का विकास, पूरा हिंदुस्तान एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा है, सभी राजनीतिक दल सरकार के साथ खड़े हैं। आखिर अभी तक पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया गया? अब जैसे हमारे साथी ने बताया वहाँ की सेना सब हथियार डाल के भाग चुकी है, सब बंकरों में घुस चुके हैं, सब इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये तो इतना अच्छा मौका है कि 1947 की गलती को आप सुधार सकते हैं। वहां पे आप हिंदुस्तान का झंडा फहरा दीजिए जाकर, इससे बड़ा गोल्डन चांस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर इतने कमजोर पाकिस्तान को भी आप नहीं जीत पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार की हिल पावर। चलिए ठीक है संदीप चौधरी जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी है। चर्चा करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी थे, पूर्व राजनयिक थे, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब थे, रक्षा विशेषज्ञ थे, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।